सहारा समय हेडलाइंस के सह प्रायोजक उकाया ट्यूबुलर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र .com। कदमों में कर लो जहां। स्लिम स्मार्ट फिट दिखने का सबसे आसान तरीका जॉली फैट गो स्लिम कैप्सूल और तेल। आमेज चाय, रियल लाइफ रियल टी। प्रधानमंत्री पद की रेस में मोदी को मिला साधु संतों का सहारा। बीएचपी की बैठक में आ सकता है समर्थन का प्रस्ताव। गरीबी हटाने के लिए मनरेगा सबसे बड़ी योजना। मनरेगा के 8वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, सोनिया बोली भ्रष्टाचार पर लगे रोक। दिल्ली गैंगरेप के 5 आरोपियों पर आज तय किए जाएंगे आरोप। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट पर बहस के बाद होगा फैसला। देश के गृह मंत्री का बहिष्कार करेगी बीजेपी। कोर ग्रुप की बैठक में फैसला। कहा, हिंदू आतंक वाले बयान पर माफी मांगे शिंदे। जहां जहां जाएंगे दिखाए जाएंगे काले झंडे। मुंबई में परिवार सहित सलमान खान ने देखी विश्वरूपम। फिल्म पर कमल हसन को दी अपनी राय। सहारा प्रणाम, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत कुमार। साल 2014 का आम चुनाव क्या ये मोदी बनाम राहुल गांधी होगा? ये एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तस्वीरें आखिर किस तरह से लोगों के सामने आएगी? क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि बीजेपी गुजरात के इस विकास पुरुष को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर अब पेश कर सकती है बहुत जल्द, और साधु संतों का भी मोदी को समर्थन भी मिल सकता है। ऐसे में एनडीए के घटक दल का आखिर क्या रुख होगा, यह जानना भी दिलचस्प है। दो 2014 लोकसभा चुनाव में राहुल से मुकाबले के लिए बीजेपी भी तैयार है। विकास पुरुष नरेंद्र मोदी के सहारे बीजेपी चुनावी नैया पार करना चाहती है और गुजरात के विकास को भुनाना चाहती है। जाहिर है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री की दौड़ में फिलहाल सबसे आगे है। सूत्रों की माने तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा जल्द ही कर सकती है। 7 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल की बैठक में मोदी के नाम पर मुहर लिखने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में एनडीए गठबंधन पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। चलिए देखते हैं कि एनडीए से जुड़ी पार्टियों में मोदी के नाम पर किसकी सहमति और किसकी असहमति है। मोदी को पसंद करने वालों में एआईएडीएमके सुप्रीमो और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का नाम सबसे ऊपर है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जयललिता ने अपने समर्थन का एहसास कराया था। हाल ही में अकाली दल के सुखविंदर सिंह बादल ने भी मोदी के विकास की तारीफ की थी और प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया था। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने हालांकि अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने एनडीए से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की जल्द घोषणा करने की मांग की है। मनसे हालांकि एनडीए का घटक दल नहीं है, लेकिन इससे नेता राज ठाकरे से मोदी के मधुर संबंध जग जाहिर है। महाराष्ट्र की राजनीति में गुजरातियों का काफी महत्व है। ऐसे में शिवसेना और मनसे के समर्थन की पूरी उम्मीद मोदी कर सकते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता जनता दल यू को लेकर है। बिहार चुनाव प्रचार में मोदी की बिहार में एंट्री बैन करने से लेकर गुजरात चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होने तक रिश्तों की कड़वाहट को समझा जा सकता है। ऐसे में अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है तो सबसे ज्यादा असर जेडीयू के साथ रिश्तों पर पड़ सकता है। सहारा न्यूज ब्यूरो। 2014 के आम चुनाव के लिए बीजेपी आखिर समीकरण कैसे बनाएगी? क्या अब अंतिम रूप इसे देने में बीजेपी जुट गई है? क्योंकि संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं, वक्त बेहद कम है। शिवसेना के अध्यक्ष ये बात साफ कर चुके हैं कि अब वक्त आ गया है जब बीजेपी को साफ करना चाहिए कि आखिर किसे वे नेता के तौर पर सामने रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार शिरीष काशीकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। काशीकर जी, स्वागत है आपका। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं सूत्रों के मुताबिक कि अब कुछ अंतिम रूप देने की बात हो सकती है, आपको वाकई लग रहा है कि बीजेपी अब देख चुकी है, नफा नुकसान तौल करके अब घोषणा तो करनी होगी? नहीं, बीजेपी कब इस चीज को लेकर अपनी आधिकारिक घोषणा करती है ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हम पिछली बार जब चर्चा के लिए इकट्ठा हुए थे उसमें और अभी इस 3 दिनों में काफी कुछ परिवर्तन आया है। कुछ नई पार्टियां जो हैं, जो कि एनडीए के अलायंस हैं, वो भी अब खुलकर इस मुद्दे पर सामने आई हैं और एक या दूसरी तरह से
उन्होंने भी श्री मोदी को अपना समर्थन जो है वो किसी न किसी प्रकार से देने की शुरुआत की है। ये मुझे लगता है कि एक उनके लिए, भाजपा के लिए खास करके एक सकारात्मक रवैया है। उनके जो मेजर एलाइज हैं, चाहे वो शिवसेना हो या जयललिता हो। जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाओं का भी टकराव है, तो इसको अब किस तरीके से वो सब मिलकर सुलझाते हैं ये हम बाद में जरूर देख पाएंगे। पर ये अब धीरे धीरे ये चित्र स्पष्ट हो रहा है। जी शिरीष जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे साहब हैं। माणिकराव जी, आपका स्वागत है समय पर। एक बड़ा सवाल कि अगर ये संकेत मिलने लगे हैं कि मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी एनडीए, बीजेपी अब अपना पत्ता खोलने का वक्त लग रहा है कि नजदीक आ गई है, कांग्रेस किस तरह से देख रही है विपक्षी पार्टी होने के नाते? माणिकराव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हम एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे माणिकराव ठाकरे से। हम आपको बता दें कि जो संकेत मिल रहे हैं सूत्रों के मुताबिक, अब बीजेपी मन बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाए। अब वो अपना नफा नुकसान भी देख चुकी है कि आखिर ऐसा करने में उसका नुकसान क्या होगा, कौन से ऐसे साथी हैं जो छोड़कर जाएंगे, जो पिछले कई समय से ये संकेत देते रहे। लेकिन वहीं आखिर कौन उनके साथ अब जुड़कर आएगा, संभवतः बीजेपी इसका आकलन कर चुकी है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक अब बेहद जल्द होने वाली है, इसमें बीजेपी की ओर से औपचारिक रूप से इसका ऐलान किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और यह भी पूरी उम्मीद है कि राजनाथ सिंह इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां क्या सोचती है? महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। माणिकराव जी, अगर बीजेपी लगभग ये मन बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, सबसे बड़ा फायदा उन्हें इसी बात से हो सकता है, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, जिन विचारों का राहुल जी गांधी नेतृत्व कर रहे हैं जी, उन विचारों को तो कोई हरा ही नहीं सकता है। और मोदी जी के बारे में तो सीमित राजनीति करते हैं और अपनी गुजरात की राजनीति चलाते हैं। पहले तो उनके पार्टी से ही उनको विरोध है जी। वो अभी पार्टी स्पष्ट नहीं कर पाए कि किनको वो अगला नेतृत्व देना चाहते हैं। कांग्रेस का तो अत्यंत स्पष्ट है, इसलिए जब तक मोदी जी या उनमें कोई ये नहीं होता है, उनकी पार्टी के अंदरूनी बात है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा जी। लेकिन उनके अंदरूनी बात है कि उन्होंने कौन किसको आगे करना है। लेकिन राहुल जी गांधी जिस विचारों के आधार पे राजनीति करते हैं, वो विचारों को कोई हरा नहीं सकता है पूरे देश में। ये आपकी एक कांग्रेसी होने के नाते भी रहा है, आप विपक्षी हैं बीजेपी के, इस नाते कम से कम आप विपक्षी की हर चाल पर बारीकी से नजर तो रखते ही होंगे। ये जब एक महसूस होने लगा है, संकेत आने लगे हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा फायदा नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ने में देख रही है, कौन सी ऐसी ठोस बात है जिसे लेकर आप जाएंगे विपक्षी होने के नाते, जिसे माइनस मार्किंग के तौर पर आप गिनाते नजर भी आ सकेंगे? देखिए, ऐसे तो हमारे सामने कोई वहां पे मुकाबला नजर ही नहीं आता है दूर दूर तक। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपोजिशन करके कोई तो भी उम्मीदवार अपना देना, उस तरीके से बात वो करती है, तो मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में तो ऐसी कोई स्थिति पैदा ही नहीं हुई है कि जो अपोजिशन सही मायने में वहां पे पंतप्रधान का उम्मीदवार आगे कर सके। अगर ऐसी परिस्थिति है तो आज ही उसका मुकाबला राहुल गांधी जी से इस तरीके से करना, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मतलब की बात नहीं है। इसमें राहुल जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन विचारों के आधार पे राजनीति पूरे देश में वो कर रहे हैं, वो विचारों का कोई कहीं पर भी मुकाबला नहीं हो सकता है। लेकिन जो कई सारे अपने अपने तरह से सर्वेक्षण करने की जुगत में लगे हुए हैं, उनके आंकड़ों पर भी अगर फौरी तौर पर नजर डाला जाए तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी बहुत आगे दिखाई भी देते हैं, जो आम जनता की राय में अगुवाई करते दिखाई दें। आप विपक्षी के नाते भले ही इस बात को मान रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर कुछ ऐसे लोग हैं जो समर्थन करेंगे? अगर बात महाराष्ट्र की हो तो एमएनएस का जो रुख नरेंद्र मोदी की तरफ रहा है, ये उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर सामने आ सकता है?
देखिए, सर्वे पे हमारा विश्वास ज्यादा, जनता पर ज्यादा विश्वास है जी। इस देश की राजनीति किस आधार पे आगे चलनी चाहिए उस पर हमारा ज्यादा विश्वास है, ना कि इस तरीके से कोई सर्वे कर लेता है, अपने आप को प्रोजेक्ट करता है या कोई पार्टी उस तरीके से प्रोजेक्ट करती है। किस आधार पे सर्वे होता है ये कोई कहने की बात नहीं रही है, मैं समझता हूँ। तो इसमें आज इस बात पर जिस तरीके से बहस होती है, ठीक है, बहस होती रहती है पॉलिटिक्स में, इस तरीके से होना भी चाहिए, चर्चा जो होती है, लेकिन मुकाबले की बात है। दूर दूर तक इस जी का मुकाबला करने के लिए दूर तक कोई ना बीजेपी के पास कैंडिडेट है, ना कोई दूसरा वहां पे राहुल जी को मुकाबला है। लेकिन माणिक राव जी, ऐसा ये पहली बार नहीं होगा जब बीजेपी इस तरह का फैसला करेगी। राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 1995 में ऐसा ही हुआ था। आडवाणी ने इस बात की औपचारिक घोषणा की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और संभवतः उसका फायदा भी बीजेपी को मिला था। क्या इस तरह की कोई संभावना अपने विरोधियों के पाले में आप आंकते हैं इस वक्त? देखिए, जिस आधार पर विरोधियों की राजनीति चल रही है, अभी मोदी जी का नाम इस तरीके से उछालना, तो किस तरीके के राजनीति का आधार विरोधक लेना चाहते हैं वो सभी देश की जनता की समझ में आया है। और उस आधार के लिए कोई देश की जनता उनके पक्ष में जाएंगे ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता है। और ये इस तरीके से ये करना, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई तुक नहीं है। ये तो बीजेपी का अपना अपोजिशन करके उस तरीके से उनको पार्टी अपनी जिंदा रखने के लिए इस तरीके से हवा चलानी पड़ती है कि कोई नेतृत्व हमारे पास है, हम लड़ने जा रहे हैं, मुकाबला करने जा रहे हैं, इस तरीके से बात वो लगातार करते हैं और इसमें बातों में कोई दम नहीं है। लेकिन एक जो और खास बात है, ये माना जा रहा है कि इस बात की पेशबंदी इलाहाबाद के कुंभ मेले से होगी, जहां संत समागम के जरिए इसकी रणनीति बनाकर के औपचारिक ऐलान कैसे किया जाए, इसकी कवायद बीजेपी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये संकेत मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ध्रुवीकरण होगा तो इसका फायदा हो सकता है बीजेपी को? अतीत में इसके संकेत मिले भी थे। देखिए, इस बात को, ये बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी कोई विकास का एजेंडा लेके तो सामने नहीं आती है कांग्रेस पार्टी के सामने। वो ऐसे ही किसी साधु संतों को हिंदू धर्म के आड़ में हिंदू धर्म का नाम लेकर इस तरीके से राजनीति करना चाहती है। लेकिन राजनीति के लिए किस बात की जरूरत है, देश के लिए किस बात की जरूरत है, लोग भली बात ही समझती है इस बातों को। इस तरीके से बात ये करना कि नहीं वहाँ पे साधु हमारे साथ आ जाएंगे, हिंदू धर्म हमारे साथ आ जाएगा, इस तरीके से राजनीति कोई वहाँ पे महत्व नहीं देता है। मैं समझता हूँ कि राजनीति सीधी तौर पे होनी चाहिए। उन्होंने 5 सालों में उनके क्या किया है बीजेपी के प्रशासन काल में, अभी कांग्रेस क्या करने जा रही है, हम कैसा डेवलपमेंट करेंगे, किस तरीके से देश को आगे लेके जाएंगे, इस तरीके की बात तो नहीं करते। वो सिर्फ हिंदू समाज, हम हिंदू धर्म हमारे साथ है, साधु संतों हमारे साथ है, इस तरीके से राजनीति करना ना देश के हित में है, ना ये सही राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये पार्टी के हित में कितना है, ये बीजेपी जरूर आकलन कर रही होगी। माणिक राव जी, आप कृपया हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें। काशी करजी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिरीष काजी, क्या ये जो जवाब आ रहा है बीजेपी की ओर से, काशी करजी, ये सिर्फ मन बहलाने के लिए, या फिर कांग्रेस भी ये जानती है कि बड़ी चुनौती मोदी से ही मिल सकती है? हाँ, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ से बिल्कुल मिल सकती है, मोदी जी की ओर से मिल सकती है। पर जो ठाकरे जी कह रहे थे उसमें मैं एक बात ये जोड़ना चाहूंगा कि जहां तक राजनीति का सवाल है तो साधु संतों को साथ में लेकर चलने की जो भाजपा की नीति रही है वो कोई आजकल नहीं है। और कुंभ मेला तो अभी इस साल लगा है, चुनाव तो पहले से होते आ रहे हैं, तो इसमें साधु संतों को जोड़ना और एक जो है सकारात्मक राजनीति लाना और लोगों को, खास करके जो लोग भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनको ये संकेत देना कि भाई आप इससे बने रहें, ये एक बात है। और दूसरी बात जहां तक मोदी जी की है, तो उन्होंने इस पिछले 11 साल में जो गुजरात का डेवलपमेंट किया है और विकास पुरुष के तौर पर उन्हें जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट किया गया और वो है, ये बात अब सिर्फ गुजरात नहीं पूरे देश की जनता जो है वो जानने लगी है। इस बात का जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, मुझे लगता है कि भाजपा इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, बीजेपी इसकी पूरी कोशिश करेगी। माणिक राव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। माणिक राव जी, ये माना जा रहा है, वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि बीजेपी मानती है कि सबसे बड़ा फायदा होगा, और आप भले ही ये बात बयानों के तौर पर सामने रख रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी या फिर एनडीए के पास कोई ऐसा बड़ा नाम हो सकता है जो एक बड़ी टक्कर के तौर पर हो सकता है मोदी के अलावा?
देखिए, मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन नीतियों के आधार पे हम राजनीति करते हैं, राहुल जी गांधी उनका नेतृत्व करते हैं, वो नीतियों को पूरे देश में कोई हरा नहीं सकता है। बार बार अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के अलग अलग नीतियां बनाना, उस तरीके से गठजोड़ करना, उस तरीके से बात करना, मैं समझता हूँ कि सिर्फ पद के लिए है, सत्ता तक पहुंचने के लिए है, लेकिन पूरे देश के हित में ये राजनीति नहीं समझता हूँ मैं। और ऐसी राजनीति इस तरीके से करते रहे तो जो लोगों को जरूर उसका एहसास होगा कि इस तरीके से राजनीति इस देश में आगे नहीं चलने देना है, और ये लोगों के धीरे धीरे समझ में आ रहा है। लेकिन ठाकरे जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर पार्टी किसी भी नीति पर काम करती हो, लेकिन अगर नेतृत्व किसी दूसरे हाथों में जाता है तो इसका एक बड़ा फर्क पड़ता है, लोग इससे आकर्षित या विकर्षित होते हैं। आप राहुल गांधी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आपको भी एक उम्मीद होगी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, मोदी जी के बारे में बार बार ये उछाल रहे, मैं समझता हूँ कि तीसरी बार वो जीते हैं जी, बेशक जीते हैं, लेकिन शुरू में जिस आधार उन्होंने लिया है वो राजनीति में क्या सही है? उनकी पार्टी वो मानती है कि वो सही रास्ता था? अगर इस तरीके से राजनीति आगे बढ़ाना है, फिर ये कहना है कि ना हम बहुत दमदार हैं और तीसरी बार चुन के आए हैं, इसमें कोई मैं नहीं समझता हूँ कि विकास की बात है, आगे सबको लेके चलने वाली बात है। ये तो एक ऐसा हो गया कि सामने कोई आए, कोई कैंडिडेट उनके पास नहीं है, तो कोई तीसरी बार जीता तो उसको कैंडिडेट करके आगे कर दिया। कांग्रेस में तो कई मुख्यमंत्री है कि वो तीसरी बार चौथी बार जीते हुए हैं, तो उनको तो कोई प्रोजेक्ट हमने नहीं किया। तो ये विचारों के आधार पर राजनीति चलनी चाहिए, विकास के आधार पर राजनीति चलनी, और उसमें पूरे देश को साथ ले चलने वाली राजनीति चलनी चाहिए, सर्वधर्म जाति को में ले चलने वाली राजनीति चलनी चाहिए। जी, बड़ी साफगोई से आपने अपनी राय रखी है माणिकराव जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। और अब देखना यह है कि विपक्षी पार्टी होने के नाते किस तरह से कांग्रेस आगे की रणनीति बनाएगी। अगर ये संकेत मिल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे सकती है साल 2014 के चुनाव को लड़ते हुए। शिरीष काशीकर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ये एक अहम मसला है कि राहुल बनाम मोदी का क्या ये जंग 2014 में देखने को मिलेगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिलहाल बने रहे हैं हमारे साथ। मानती ही नहीं थी ये। पैंटीन और हेयर फॉल की प्रॉब्लम, पैंटीन ट्राई करने के लिए फोर्स करना पड़ा। मानना ही पड़ा। 100 बार ब्रश करने पर भी हेयर फॉल की 0 परेशानी। खुद ट्राई कीजिए, आप भी मान जाएंगे। पैंटीन शैम्पू के साथ कंडीशनर फ्री। व्यापार में हो रहा नुकसान, कर्ज ने किया बेहाल, नौकरी के लिए है भटकाव, हर समस्या का निराकरण स्वर्ण स्पर्श के भाग्य रत्न, 50% की छूट और साथ ही ज्योतिष की मुफ्त सलाह। 30 दिन में फर्क ना पड़ने पर 100% पैसे वापस। आज ही संपर्क करें। सावरिया खींचे डोर भगत खींचे आए, सावरिया खींचे डोर भगत खींचे आए, खींचे चले आए, बंधे चले आए, शाम रंग में रंग चले आए। आजकल ज्योतिषाचार्य भी स्वर्ग के रत्नों की ही सलाह देते हैं। स्वर्ग जहाँ विश्वास ही परंपरा है। अपन जयंता भाई, इसकी माँ का आशीर्वाद, ये अपन की लव स्टोरी की माल। भाड़ोतरी, कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच लेगा कि मैं उसके पीछे पागल। आइला, ये लड़की मेरे पीछे पागल तो नहीं हो रही? कल रात जो अपन दोनों के बीच में घपशन हुआ। स्टॉप इट! न जाने क्या हो गया। एक बात बोलूं, लविंग गिरी मोर डेंजर देन भाई गिरी। उनके पास मेरे इन बाड़ों का सामना करने का साहस नहीं है। बर्बरीक को युद्ध से हटाना होगा। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, जीतेगा भी वही। बस फिनिश लाइन पार करते ही उसकी जीत को मैं अपनी जीत में बदल दूंगा। लेट द रेस बिगिन। – 2014 का चुनाव क्या मोदी बनाम राहुल होगा? तस्वीर कुछ धुंधली सी सही, लेकिन अब धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि बीजेपी निकट भविष्य में अब
राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह जाहिर कर सकती है कि मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन मोदी के अगुवाई में चुनाव लड़ने से क्या कुछ नफा और नुकसान है, इसका आकलन भी बीजेपी लगातार कर रही है और संभवतः अब कर भी चुकी है। और ये एक ऐसा प्रकरण है जिस पर अब कुछ साथी नए बनेंगे तो कुछ छोड़कर भी जाएंगे। संभवतः बीजेपी इस पर गौर कर रही है। और गुजरात में 3 बार अपनी कामयाबी साबित कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। नेशनल लेवल पर भी अपनी दावेदारी पुख्ता कर चुके हैं इस चुनाव को जीतकर। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि अपने इस कथाकथित विकास पुरुष की छवि वाले नेता को एनडीए का सर्वमान्य नेता आखिर कैसे बनाया जाए और कैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत इनकी अगुवाई में हासिल की जाए। जो लोग मोदी की कार्यशैली के प्रशंसक नहीं होंगे, वो भी इस तस्वीर को देखकर मोदी के कायल हुए बिना नहीं रह सकते। और जो लोग हर बात में सियासत ढूंढते हैं, वो इसमें भी सियासत ढूंढ सकते हैं। लेकिन सियासत देखने वालों को यकीनन मोदी की बॉडी लैंग्वेज भी देखनी चाहिए। वो अपने से बड़े किसी शख्स से मिलने से पहले किस तरह होनी चाहिए। मोदी ने जीत का सुरूर देखा, उन्हें हैट्रिक बनाने का गुरूर भी हो सकता है, लेकिन घर के रूठे को मनाना भी मोदी को आता है। ये नतीजों के आने के बाद फौरन केशुभाई के पैर छूकर मुलाकात करने से साफ हो जाती है। और अपने विरोधियों को मिलाकर चलने की इस कला ने मोदी को पार्टी में भी ऊपर तक उठाया है। लेकिन बात जहां तक मोदी के राष्ट्रीय कलेवर में रंगने की है, तो मोदी भी जानते हैं कि बीजेपी के अंदर और आरएसएस के पैरामीटर पर वो भले ही स्वीकार्य ना हो, लेकिन बीजेपी के लिए वो इस समय एक चेहरा है जिसे पार्टी 2014 के चुनाव में कैश करा सकती है। उनकी छवि गुजरात के विकास पुरुष की बन चुकी है और देश भर के मतदाताओं के बीच बीजेपी विकास को लेकर एक नया रोल मॉडल खड़ा कर सकती है। करप्शन, महंगाई और दूसरे ज्वलंत मुद्दों पर यूपीए सरकार की खिंचाई करती मोदी की आलोचना भी देश के दूसरे हिस्सों में सुनी और समझी जाती है। एक ऐसा वक्ता जो किसी भी टॉपिक पर जनमानस के दिल को छू सके। बीजेपी को एक नेता ऐसा भी चाहिए, लेकिन बीजेपी के सामने अड़चन ये है कि मोदी में वाजपेयी वाली छवि नहीं है। गोधरा दंगों के बाद लगातार राज्य की जनता की कसौटी पर खरे उतरने के बाद भी राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी मोदी को सर्वमान्य नेता नहीं मनवा सकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में तीसरी बार मैजिक चलने के बाद बीजेपी को अगले आम चुनाव में मोदी को दिल्ली की कमान सौंपने की कवायद शुरू करनी पड़ सकती है। समय के लिए अहमदाबाद से दीक्षित सोनी। नरेंद्र मोदी गुजरात का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन देखने वाले ये भी देख रहे थे कि उनकी आंखों में दिल्ली दिखाई दे रहा है। और अब जबकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी बहुत जल्द नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर सकती है, उनके साथी किस तरीके से अब अपनी बात सामने रख रहे हैं। एक अहम खबर इसी संदर्भ में आ रही है। अब जेडीयू की ओर से यह कहा जा रहा है कि जिस भी तरीके का ऐलान बीजेपी करे, लेकिन उससे पहले एक बैठक होनी चाहिए। नाम तय करने से पहले सर्वसम्मति बननी चाहिए। एनडीए के भीतर के ही सदस्य ये बात अपनी सामने रख रहे हैं। नाम तय होने से पहले आखिर एक बैठक जरूरी है। पटना में जनता दल यूनाइटेड के नेता ने यह बात कही है, जब यह बात लगातार समय के जरिए भी सामने आने लगी कि संकेत कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि बीजेपी अब नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर सकती है। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बाकायदा राजनाथ सिंह इस बात का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। हालांकि गुरुवार को एक बैठक जरूर हुई थी, राजनाथ सिंह ने बहुत साफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की औपचारिक बैठक होती रहती है, ये रूटीन मीटिंग थी जिसमें आरएसएस के कुछ लोग शामिल होते हैं और बीजेपी के भी होते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि इससे आगे भी कुछ बात हुई थी। और क्या वही बात इस तर्क की बुनियाद है कि भविष्य में बहुत जल्द बीजेपी अब नाम का ऐलान करेगी?
जहां शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया कि वक्त आ गया है, नाम जल्दी तय किया जाए, वहीं एनडीए के कुछ और घटक दल जेडीयू ये मानते हैं कि नाम का ऐलान हो उससे पहले एक बैठक जरूर हो, यानी कि सर्वसम्मति बने। जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ये एक ऐसा समीकरण जो ये बताता है कि अब एनडीए के भीतर बहुत जल्द ही कदम आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हो चुकी है। शिरीष काशीकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। काशीकर जी, अगर उद्धव ठाकरे का बयान आया था कि जल्द ही नाम का ऐलान किया जाए, संकेत बीजेपी ने भी दे दिए, और अब जेडीयू की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं कि बैठक हो जाए बहुत जल्द और उसके बाद नाम का ऐलान किया जाए, क्या अब बहुत जल्द यह घटनाक्रम तेजी से निकट भविष्य में बदलता दिखाई देगा एनडीए के भीतर? हाँ, ये बिल्कुल साफ संकेत है, क्योंकि जैसे हम पिछली बार चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे तब भी मैंने कहा था कि भाजपा ने नरेंद्र मोदी का नाम बीच में रखकर अपने आप को एक तरीके से नाप तोल कर देख लिया कि भाई उनके कौन कौन से साथी जो हैं इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से साथी उसका विरोध कर रहे हैं। और हमने उस दिन देखा था कि राजीव रंजन जी ने भी जेडीयू की ओर से कुछ बिटवीन द लाइंस बातें बताई थी, और आज जो उनका जो बयान आया है जेडीयू का, ये उसी का ही सिक्वल है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी अब ये सिर्फ जेडीयू ने आपकी कलम चलती रही है इस पूरी सियासत पर, आप नाप तोल कर लिखते भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अगर ये समझ चुकी है कि कौन से साथी छोड़कर जाएंगे तो कौन से जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे बड़ा फायदा किस नाम के साथ है, अगर वो ये तय कर चुकी है तो अब जेडीयू भी मन बना चुकी है कि आखिर किसके साथ और कहां रहने में उसका फायदा होगा? क्या इसी संदर्भ में ये बयान आया होगा? मुझे लग रहा है कि जेडीयू इतनी जल्दी अपने जो संबंध है बीजेपी से वो तोड़ने के फिराक में नहीं होगी, क्योंकि जैसे हम जानते हैं बिहार में उनका भाजपा के साथ शेयरिंग है और वो इतना जल्दी ऐसा कोई निर्णय ले, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। पर इस प्रकार का बयान देकर उन्होंने डेफिनेटली भाजपा पर एक दबाव तो बनाया ही है कि आपका जो भी निर्णय हो, पर पहले हमसे बातचीत कर ली जाए, बाद में आप तय करें कि आप किसे लाना चाहते हैं। तो ये दबाव अब लगातार बीजेपी पर बढ़ता जा रहा है, घटक दल ही दबाव डाल रहे हैं। जहां उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि वक्त आ गया है, नाम का ऐलान करें, वहीं जेडीयू कह रही है कि नाम का ऐलान करने से पहले बैठक भी करें, सर्वसम्मति इसमें बन जाए। लेकिन क्या आपकी पहली नजर ये देख पा रही है कि वो वक्त आ गया है जब